हेलो, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आपको जैसा कि पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वन शॉट पढ़ा था डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस टाइप से सब एक वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हम बात करूँ तो सबसे पहले इसके हम जो कॉम्प्लिकेशन है, कोर्टेक्स के अंदर कौन सी डिजीज़ होती है, मेडुला के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, सारा इस वन शॉट के अंदर हम कवर करेंगे। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। इसकी थोड़ी बहुत हम एनाफीजियो के बारे में जानेंगे। इसको हम पता आपको आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। ये चीज़ आपको पहले से पता थी। अब इसके अंदर थोड़े मैं हार्मोन्स की बात करूँगा कि किस प्रकार से डिवाइडेड है। कि ये ऊपर जो रीनल ग्लैंड है या वो किडनी है, ये किडनी के ऊपर इस प्रकार से ये एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जैसे इसको हमने ट्रांसवर्स का डिसेक्शन किया तो इसके अंदर इस प्रकार से हमने देखा कि बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं कोर्टेक्स। जो इसका जो बाहर वाला पार्ट है ये कोर्टेक्स कहलाता है। ये बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। तो इसके आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम इसमें डिजीज़ के डिस्कशन करेंगे। कोर्टेक्स पार्ट में कौन कौन सी डिफिशियंसी होने के कारण डिजीज़ होती है और मेडुला के अंदर कौन कौन सी होती है। तो जो ऊपर की लेयर होती है, जो इस लेयर ऊपर दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाली ब्राउन कलर की, उसको तो कैप्सूल कहते हैं। इसके नीचे होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। तो जोना फेसिकुलेटा ये पार्ट है इतना, फिर ये सॉरी ग्लोमेरुलोसा इतना पार्ट है, फिर फेसिकुलेटा हो गया, ये जोना रेटिकुलेटा हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सॉरी ग्लोमेरुलोसा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मिनरलिकोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। फिर इसके अंदर जोना फेसिकुलोटा में कोर्टिसोल और कोर्टिसोन आता है। फिर इसमें आता है एंड्रोजन, आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये तीनों हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि ये वाला है जोना, इसको हम याद कर सकते हैं GFR से। तो जी मतलब जेड, जो जोना वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा वाला, GFR, या जी लिखना, जेड लिख दिया मैंने गलती से, GFR हो गया। ठीक है, GFR का मतलब होता है जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर मिनरल और कोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन होता है। और ये इसमें एस्ट्रोजन हो गया, सॉरी एल्डोस्टेरोन हो गया और कोर्टिसोन हो गया। और जो इसमें फेसिकुलेटा वाला पार्ट है, इसके अंदर आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है, इसमें कोर्टिसोल और कोर्टिसोन आता है। फिर रेटिकुलेटा हो गया, इसके अंदर आएगा एंड्रोजन हो गया, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अब इस चीज़ में स्पेसिफिक ध्यान देना कि जो मिनरल कोर्टिकोइड्स होते हैं साल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साल्ट की मतलब साल्ट के अंदर कमी होना या उसको एक्सेस होना, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आता है शुगर, शुगर से रिलेटेड है, मतलब ग्लूको नाम आ रहा है, ग्लूकोज हो गया। कोर्टिकोइड्स इसमें कोर्टिसोल और कोर्टिसोन, ये दोनों क्या इसके शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंड्रोजन होते हैं, होते हैं सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, इस प्रकार से हम तीनों के अंदर देखेंगे कि अगर सोडियम की या इनकी साल्ट की कमी हो रही तो ये इसमें रिस्पॉन्सिबल डिफेक्शन आएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है। या अगर इसके अंदर मान लो कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत होगी। अगर सेक्स के अंदर, लिबिडो के अंदर किसी प्रकार की कमी आ रही है, सेक्स हार्मोन से तो रिलेट होगी, वो इसके अंदर आता है। इतना हो गया कोर्टेक्स पार्ट के अंदर। हम डिस्कस करेंगे आगे, इन तीनों का जिक्र आएगा, तीनों से रिलेटेड डिजीज़ आएंगी, वो हम पढ़ेंगे। मेन या डिजीज़ है एमएसएन में या एचएन में। फिर बात करता हूँ जो मेडुला पार्ट होता है। मेडुला पार्ट के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। आप सुना होगा, इन दोनों को कंबाइंड में बोलते हैं कैटाकोलामिन्स। ये एड्रिनल मेडुला के अंदर आएगा। कैटाकोलामिन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की बात करता हूँ। इसमें हम 4 प्रकार के डिसऑर्डर पढ़ेंगे: एडिशन डिजीज, कुशिंग, कॉन्स और क्रोमोसाइटोमा। तो जिसमें से जो ऊपर वाले 3 हैं, ये तीन तो कोर्टेक्स पार्ट की डिजीज़ है, और ये होता है मेडुला पार्ट की डिजीज़ होती है। जो हम यहाँ एक एक तीनों को, चारों को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा इसके साथ ही डिजीज़ का वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एडिशन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ के अंदर होता है कि डी मतलब डाउन, यहाँ डाउन इसलिए लिखा गया है कि इसमें हर चीज़ क्या होगी, कम होगी। मतलब हाइपो की कंडीशन यहाँ क्रिएट होगी। इसलिए मैंने यहाँ ऊपर भी शॉर्ट में लिख दिया हाइपो सिक्रेशन, ताकि एक साथ अगर यहाँ देखो आप, यहाँ ऐसे लिख लेना ताकि पता चल जाता है यहाँ हाइपो सिक्रेशन के कारण होता है, यहाँ हाइपर के कारण होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलेगी। डी मतलब डाउन होता है, इसमें सारा तीन जो जितने भी ऊपर दिए गए हैं ये वाले मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, सारे के सारे हाइपोसिक्रेशन होता है सबका। और सबका हाइपोसिक्रेशन होगा तो इसके अंदर हाइपोसिक्रेशन होने पर होगा इसमें हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकेलेमिया, ये शुगर सागर सारी की सारी डिक्रीज होंगी इस कंडीशन के अंदर। तो मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो, इट इज़ द डिजीज ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट की डिजीज होती है इन विच हाइपोसिक्रेशन, इसका एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर हाइपोसिक्रेशन होता है हॉर्मोन्स का। इसमें साल्ट कम हो गया, इसको मिनरल कोर्टिकोइड्स भी कम हो रहा था, इसमें साल्ट का
और ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। इसकी बात करता हूँ ग्लूकोकोर्टिकोइड या कोर्टिसोल, इनका भी सिक्रेशन कम हो रहा है तो यहाँ शुगर का लेवल कम हो जाएगा। और एंड्रोजन में आ गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल कम हो रहा है तो सेक्स से संबंधित जो हार्मोन है वो उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब इसके अंदर कोज की बात करता हूँ, कोज क्या क्या हो सकते हैं। कोज जैसा कि मैंने ये जो MSN स्टार्ट की थी, जो हम इंट्रोडक्शन के अंदर ऊपर सबसे पहले एंडोक्राइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो वहाँ मैंने बताया था प्राइमरी कोज और सेकेंडरी कोज पिट्यूटरी ग्लैंड वाले के अंदर। तो प्राइमरी कोज क्या होता है, सेकेंडरी कोज क्या होता है। प्राइमरी का अंदर वो कोज आते हैं जो पर्टिकुलर जिस ऑर्गन की बात हो रही है उसमें डिफेक्ट हो, और सेकेंडरी वो होते हैं जो जहाँ से उसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पिट्यूटरी की बताया, पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट आ रहा तो वो प्राइमरी हो गए, और हाइपोथैलेमस में आ रहा वो सेकेंडरी हो गई, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता हाइपोथैलेमस के सेकेंडरी हो गया, और प्राइमरी के अंदर जो खुद इन ग्लैंड इंक्लूड थी। तो मैं यहाँ बात करता हूँ प्राइमरी के अंदर था एड्रिनल ग्लैंड की बात होगी। इसमें किसी न किसी प्रकार का क्या है, डिसफंक्शन है, कॉज कारण वही हो सकता है। जैसे कि हाइपोपेशिया और एड्रिनल ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड में हाइपोपेशिया हो गया। अब ऑटो इम्यून डैमेज, अगर मान लो कि इसमें ऑटो इम्यून डैमेज ऑफ ग्लैंड ऑटो इम्यून के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण डैमेज हो गई, क्या होगा इसमें हाइपोफंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड, या इसमें हाइपोफंक्शन हो रहा है, मतलब ये ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो इसमें प्राइमरी कॉज है। सॉरी। तो ये सारे के सारे प्राइमरी कोज हो सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित सारे के सारे डिफेक्ट आएंगे वो प्राइमरी कोज में आएंगे। अब सेकेंडरी कारण क्या हो सकता है कि एडिशन डिजीज होने का सेकेंडरी कारण हो सकता है कि हाइपोफंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि जो ACTH का सिक्रेशन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर इसमें किसी प्रकार का डिफेक्शन आ गया पिट्यूटरी के अंदर तो ACTH नहीं आएगा। ACTH नहीं आएगा तो ऊपर वाले सारे के सारे हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, तो इससे भी एडिशन डिजीज कोज हो सकती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी प्राइमरी सेकेंडरी, इसलिए मैंने बोला था। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर किस प्रकार से क्रिएट होती है एडिशन डिजीज, इसकी बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जैसा कि आपको बताया ड्यू टू फैक्टर, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जो ऊपर मैंने अभी बताया, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है एडिशन डिजीज होने का। ये कोई भी एक फैक्टर हो सकता है कि मान लो कि हाइपोफंक्शनिंग हो गई या ये वाला ऑटोइम्यून डिजीज होगी, इसके कारण ये फैक्टर हो सकते हैं। ये क्रिएट होने के कारण क्या होगा, एड्रिनल कोर्टेक्स फंक्शन इनएडिक्वेट टू मीट नीड फॉर द कोर्टिसोल हार्मोन। तो ये जो कोई भी किसी भी प्रकार का डिफेक्शन आने पर क्या होगा, जो कोर्टेक्स पार्ट के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा। सिक्रेशन नहीं होने के ऊपर क्या होता है, कोज डिफिशियंसी ऑफ द एड्रिनोकोर्टिकल सिक्रेशन, मतलब ये तीनों के तीनों आएंगे इसके अंदर। मिनरलोकोर्टिकोइड भी, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी, एंड्रोजन भी। एंड्रोजन के अंदर आएगा सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। इन सब का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इन सब का सिक्रेशन कम होगा तो एडिशन डिजीज का कॉज हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला हाइपोसिक्रेशन। ये डिजीज अगर मान लो सीवियर कंडीशन चलती रही, एडिशन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, अनट्रीटेड कंडीशन के अंदर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ें इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि आपने लिख दिया ड्यू टू प्राइमरी सेकेंडरी कोज हो सकते हैं। ये कोज होने के कारण क्या हो सकता है, ACTH का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर नहीं कर पाएगी, या कोर्टिसोल हार्मोन का प्रॉपर नहीं होगी तो इन तीनों का लेवल कम हो जाएगा। तीनों का लेवल कम होते ही ये डिजीज कोज हो जाएगी, कोज होती है मान लो लंबे समय तक रहती डेथ हो सकती है। तो ये होती है पैथोफिजियोलॉजी, आप खुद भी लिख सकते हो इसको समझ के। इसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की बात करेंगे। आप सिम्टम्स की बात करेंगे, मैंने बोला कि यहाँ हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, हाइपो हो रहा है। हाइपो के मतलब इसमें मैंने बोला कि साल्ट वाला मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और ये एंड्रोजन हार्मोन, इन तीनों की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो सबसे पहले ऊपर वाले की मैंने बोला कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स की हो रही है तो हाइपोनेट्रीमिया, मतलब मैंने बोला साल्ट कम हो जाएगा। और इसके बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की हो रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया भी हो सकती है। हाइपोवोलीमिया कम होने पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो सकती है, BP क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर इसकी बात करता हूँ, अगर जहाँ सोडियम डिक्रीज होता है वहाँ पोटेशियम और कैल्शियम इंक्रीज होता है। ये उल्टा सिस्टम चलता है, आपको पता होगा, तो इसलिए इनको इंक्रीज लिखा है हाइपर कैलीमिया और हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैलीमिया अगर मान लो पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो हार्ट डिजीज कोज करेगा, और कैल्शियम का हो गया तो रीनल डिजीज कोज करेगा, ये आपको पता है। फिर इसमें लिथार्जी हो जाएगा, डिक्रीज एनर्जी हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएंगे। इसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, जैसे अगले डिजीज पढ़ेंगे कुशिंग में, इसमें हाइपर हो रहा है तो इसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। कार्डिक प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हार्ट के कारण यहाँ कार्डिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इसमें हाइपोवोलीमिया सारे लेवल कम हो जाएंगे तो एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा कारण ये भी, इसमें बाइकार्बोनेट आयन क्या हो जाएंगे, पास आउट हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन पास आउट हो रहे हैं तो इसमें बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ जाएगा। एक फिर होता है लिपिडो। लिपिडो का मतलब होता है कि जो अपोजिट
जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाना। लिपिडो डिक्रीज, सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है इसमें। अब मैं बात करता हूँ डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस मतलब इसके अंदर क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे कि ये डिजीज़ का पता लगाने के लिए। सबसे पहले हम टेकिंग हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सब में कॉमन है, जितनी भी आप डिजीज़ लिखोगे सबसे पहले डायग्नोसिस में आप लिख सकते हो, कॉमन पॉइंट है सबका। फिर हम बात करेंगे कोर्टिसोल स्टिमुलेट टेस्ट करेंगे, CST करेंगे। कोर्टिसोल स्टिमुलेशन टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, इट इज़ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई लेक ऑफ कोर्टिसोल। अगर कोर्टिसोल की अमाउंट कम है, कोर्टिसोल को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि मतलब इसका सिक्रेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाई गिविंग इंजेक्शन, हम इंजेक्शन देंगे इस टेस्ट के लिए। कोर्टिसोल का इंजेक्शन देंगे, फिर इसमें IV देंगे, फिर असिस्ट करेंगे रिजल्ट। अगर क्लाइंट गेट एनर्जी, अगर क्लाइंट को इससे एनर्जी फील हो रही है, अगर मान लो एडिशन डिजीज़ का कोई पेशेंट आया हमारे पास और उसमें एक लिथार्जी वाली कंडीशन क्रिएट थी, अब इसमें हम ये CST टेस्ट करेंगे। CST के अंदर हम क्या करेंगे, कोर्टिसोल का इंजेक्शन लेंगे और उसको IV देंगे। अगर उसके अंदर एनर्जी फील हो रही है, मतलब एनर्जेटिक हो रहा है लिथार्जी से, तो पता चल जाएगा कोर्टिसोल की कमी के कारण हुआ, और हमने जैसे कोर्टिसोल दिया वो सही हो गया, तो ये कन्फर्मेटिव हो जाएगा कि कोर्टिसोल की कमी है। ठीक है। दूसरा करेंगे सीरम कोर्टिसोल लेवल अगर डिक्रीज है तो ये टेस्ट करेंगे। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सीधा सा इसके अंदर स्टीरॉयड काम देंगे, इसमें ओरल कोर्टिसोस्टीरॉयड देंगे। तो इसमें स्टीरॉयड जो दे रहे हैं एग्जांपल में लिख सकते हैं, प्रेडिसोन हो गया, मिथाइलोप्रेडिसोन हो गया, ये मेडिसिन के एग्जांपल है, फार्मा के अंदर आएंगे। और यहाँ आप याद रख सकते हो कि स्टीरॉयड ऐसी स्टीरॉयड है जो एडिशन डिजीज़ के अंदर हम देते हैं, ताकि क्या हो कि जो हाइपोसिक्रेशन है उसको कम करके हाइपर करवाया जा सकते हैं। ओरली देते हैं। शुड बी गिवन डेली सम टाइम इन पोस्ट मील। खाना खाने के बाद कुछ समय हम क्या करेंगे, डेली इसको देंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मैंने ये स्टीरॉयड जो मेडिसिन थी, ये मैंने किस पर्पज़ से दी कि जो हाइपो वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी ना, उसको मेंटेन करे। हाइपो वाली, जैसे मान लो कि हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, इसको ये मेडिसिन दूंगा तो हाइपोनेट्रीमिया कम हो जाएगा, मतलब इसका सिक्रेशन ज़्यादा करवाने लग जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका साइड इफेक्ट देखते हैं हमें, जहाँ तक इसकी रेंज चाहिए कि हमें इफेक्ट चाहिए कि मान लो BP चली गई 60, हमें BP, ये मेडिसिन दी मैंने, ये मेडिसिन देखी, मुझे BP वापस लेके आनी है 120 और 80, और ये मेडिसिन मैंने ओवर डोज दे दी, तो 120-80 की जगह 160-90 कितनी भी जा सकती है। तो ये सेकेंडरी इफेक्ट बोल सकते हैं या इसको साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने जो हाइपोग्लाइसीमिया हो रही थी, लेकिन ये मेडिसिन जो स्टेरॉइड मैंने दी, ये लंबे समय साइड इफेक्ट इसका ये होगा कि मैंने अगर ओवर डोज ये ज़्यादा दे दी तो ये हाइपर वाली कंडीशन क्रिएट कर सकती है, इम्यून सप्रेशन कर सकती है। क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया का ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, जो शुगर होगी, शुगर लेवल बढ़ रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा और वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। तो इन्फेक्शन होंगे तो ऑटो इम्यून सप्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई है, इम्यून सप्रेशन। ये ट्रीटमेंट थे, ये ट्रीटमेंट स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा था, ये मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन यहाँ साइड इफेक्ट्स भी देखे गए तो मैंने साइड इफेक्ट्स भी डिस्कस कर दिए। अब ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, कोज हो गए, सिम्टम्स हो गए, डेफिनेशंस हो गए, सारी मैंने बता दी। यहाँ सारा का सारा हाइपो के साथ यहाँ आप रिलेट करके सारा का सारा लिख सकते हो कि कोज भी इससे लिख सकते हो, ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो इस प्रकार से। अब नर्सिंग केयर, हम यहाँ नर्सिंग केयर क्या देंगे। नर्सिंग केयर के लिए हम करेंगे असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट का जो वाइटल साइन हो वो असिस्ट करेंगे। BP भी यहाँ BP कम हो रही थी क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा था, हाइपोवॉलीमिया वाले मैंने कोज में कंडीशन और सिम्टम्स बताए थे। फिर हम करेंगे एजुकेट द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द डिजीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे फैमिली मेम्बर्स को और क्लाइंट को, मतलब पेशेंट को, इस ट्रीटमेंट मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसका ट्रीटमेंट ये है, वरना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। फिर हम उसको एजुकेट अबाउट द स्टीरॉयड थेरेपी की भी एजुकेशन देंगे, इसके साइड इफेक्ट्स भी बताएंगे। ये बोलेंगे कि ये मेडिसिन इतनी ही लेनी है, प्रॉपर टाइम पे लेनी है, पोस्ट मील लेनी है, डेली लेनी है, बीच में स्किप नहीं करनी है और ज़्यादा नहीं लेनी है, वरना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बारे में एजुकेट करेंगे। फिर हम करेंगे ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर द एडिशन क्राइसिस का मतलब होता है कि इसमें अचानक से क्या हो सकता है, पूरा ये क्राइसिस हो गया, सारा का सारा सिस्टम फेल हो गया, तो इसमें सीवियर हाइपोनेट्रीमिया और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर हम बात करेंगे एजुकेट क्लाइंट टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इसमें एजुकेट करेंगे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इसको अवॉइड करना है। तो नर्सिंग केयर है, आप अकॉर्डिंग टू पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी इनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बताया, इसके अकॉर्डिंग आपने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट बना दिया, ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप एक पॉइंट बना दोगे, इन चीज़ों के बारे में हम अवेयर करवाएंगे। तो आप अपने हिसाब से नर्सिंग केयर लिख सकते हो
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पर आप कितना लिख पाते हो, क्योंकि आपको जितने सिम्टम्स को सारे दिमाग में रहेंगे तो आप नर्सिंग केयर अपने आप लिख दोगे, ये ज़्यादा बहुत सीरियस चीज़ नहीं। इसके बाद मैं सेकंड डिजीज़ की बात करता हूँ, कुशिंग डिसऑर्डर। कुशिंग डिसऑर्डर होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें हाइपर होता है। जितना मैंने ऊपर अभी पढ़ाया है इस एडिशन के, इसका उल्टा चलेगा इसके अंदर, आप देखना। इट इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इन विच देयर इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। वहाँ जो स्टीरॉयड मैंने वहाँ कोर्टिसोल लिखी थी, यहाँ कोर्टिसोल भी लिख सकते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन लिख सकते हैं, जैसे आ गया कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टीरॉयड, इनका एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होता है। तो कोर्टिसोल वर्क इज सिमिलर मिनरलोकोर्टिकोइड्स, वही बात आ गई ऊपर, ठीक है। अब कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि जो ये हाइपर सिक्रेशन होगा, अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड जो हार्मोन है, एल्ड्रोजन और ये कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ठीक है, फिर ये कोर्टिसोल, ठीक है। अगर हाइपर नेट्रीमिया हो रहा है, सॉरी हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी ज़्यादा सिक्रेशन होगा। ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो साल्ट का, जो साल्ट है हमारे पास, साल्ट का क्या होगा, रिटेंशन होगा। साल्ट का रिटेंशन, जहाँ सोडियम अगर रिटेंशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो वहाँ वाटर रुकेगा। वाटर रुकने पर यहाँ क्या होगी, एडिमा। वहाँ तो ज़्यादा बाहर निकल रहा था, यहाँ एडिमा, एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब हाइपर वोलीमिया। हाइपर वोलीमिया रहा मतलब हाइपर टेंशन, रिलेटेड है सारे। अगर सोडियम बढ़ रहा है तो पोटेशियम और कैल्शियम डिक्रीज होगा। ये चीज़ें यहाँ दी गई, एक्सिस हाइपर हाइपोकेलेमिया यहाँ मैंने लिखा है। ये सारी की सारी ऊपर मैंने बताई थी, जस्ट मैंने उसका उल्टा किया। अब मैंने एक नेगेटिव फीडबैक बताया कि किस प्रकार से ये काम करता है, कि कहाँ से कोऑर्डिनेट होती सारी चीज़ें से। मान लो हाइपोथैलेमस के आगे कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी, का सिक्रेशन कर रहा है, सी कोर्टिको कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। अगर ये हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और बोलेगा एसीटीएच का सिक्रेशन कराओ। एसीटीएच का जो एड्रिनल ग्लैंड के पास यहाँ सिक्रेशन होगा, फिर एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, वहाँ जाके कोर्टेक्स पार्ट के ऊपर एक्शन करेगा। कोर्टेक्स पार्ट में GFR है, इनके लेवल्स को क्या कराएगा, इंक्रीज करवाएगा। अगर मिनरलोकोर्टिकोइड्स का लेवल बढ़ा तो वहाँ सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, ये दोनों बाहर निकलेंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड से वहाँ ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। एंड्रोजन, इसमें सेक्स हार्मोन्स की वृद्धि होगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की ये होगी। अगर ये हो रही है, मान लो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। अब इसमें ग्लूकोज का मतलब फैट और प्रोटीन से भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, मतलब कि यहाँ ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अभी अमाउंट ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक होती है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ाई थी, नेगेटिव फीडबैक क्या होती है। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर अब ये बात है कि किस प्रकार से इसको रोका जाए। अगर ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो एक नेगेटिव मैसेज आता है कि हाइपोथैलेमस को कि इसका सिक्रेशन बंद करो। ये सिक्रेशन बंद होगा तो सारी की सारी मैकेनिज्म बंद हो जाएगी, वापस डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव होता है। और सेम इसमें मान लो कि इसका सिक्रेशन नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रहे थे, ये नहीं हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, तो फिर से नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि इसको सिक्रेशन कराओ। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं कि कम ही करवाना, अगर कम हो रहा तो ज़्यादा करवाना, ज़्यादा है तो कम करवाना, दोनों में ही नेगेटिव फीडबैक जाता है। पॉजिटिव फीडबैक तो वो होता है जिसके अंदर और चीज़ बढ़ाना, जैसे मैंने वहाँ एग्जाम्पल दिया था कि डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है, तो उस टाइम हाइपोथैलेमस के पास पॉजिटिव सिक्रेशन जाता है, कि पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कराओ, ताकि बेबी जो कब्र आसानी से हो, वो कैनाल से बाहर आसानी से निकल सके वेजाइना से, इसलिए, ठीक है। अब मैंने जो कुशिंग सिंड्रोम की मेन चीज़ें बताई, इसमें हाइपर आपको ध्यान में रखना है। हाइपर को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ के जो कुछ सिम्टम्स हैं एक डायग्राम के माध्यम से आप इसको देखना, उसके बाद आसानी से समझ में आएगा। यही आप आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले कि राउंड शेप फेस हो जाएगा, मून शेप बोल सकते हैं जिसको, मून शेप। एक हिर्सिटूज हो जाएगा, मतलब जो फीमेल होती है, फीमेल के फेस के ऊपर मेल की भांति क्या हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। एक होता है सेंट्रल ओबिसिटी, मतलब व्यक्ति बीच से क्या होता है, मोटा होने लग जाता है, और पेरीफ्री से एक्सट्रीम जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, थिन होने लगती है। फिर होता है एब्डोमिनल स्ट्राई होती है, जैसे किसी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कोई मोटा व्यक्ति एकदम एकदम से थोड़ा बहुत इसकी जो स्किन लूज पड़ती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्ट्राइज बन जाती है। इसके बाद हो जाए इजी ब्रूसिंग हो जाता है, या रेडनेस हो जाता है, कहीं भी अगर ये लॉन्ग समय तक यहाँ टच में रहता है तो ब्रूसिंग रेड सा होने लगता है। लिम्फ वास्टिंग हो जाएंगी, मतलब पतले पड़ जाएंगे। एनजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, इनसोम्निया मतलब अनिंद्रा, नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी। फिर ये एक होता है बफेलो हम्प होता है, इसमें इनलार्जमेंट होता है, पेट होगा, जो हमारा जो शोल्डर होता है, शोल्डर पीछे से, ये जो शोल्डर का पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा थोड़ा, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति का पीछे का हिस्सा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये वाले इसके सिम्टम्स हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसको होले ओ ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ जो मेटाबॉलिज्म की बात की थी कि बोला था फर्स्ट लाइन में कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए है कि इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ फैट ब्रेक डाउन होगी, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, ये सब ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट हो रही है। और एक दो टर्मिनोलॉजी आती है कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़। कुशिंग सिंड्रोम वो होती है कि जो लॉन्ग समय से हम स्टीरॉयड बाहर से ले रहे हैं, उसमें उसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। एक्सेसिव कोर्टिसोल ड्यू टू एक्सिस एंड प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से इनटेक टू एक्सेसिव कोर्टिसोल मतलब बाहर से, एक्सोजेनस मतलब बाहर से। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो हम क्या करेंगे, अगर कुशिंग सिंड्रोम आ रहा है तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ड्रग्स जो स्टीरॉयड ड्रग है उनको बाहर से लिया जाता है। और कुशिंग डिजीज में कहता है एक्सिस कोर्टिसोल ड्यू टू द एक्सिस सिक्रेशन ऑफ एसीटीएच हो गया वाई पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होगा, जो ये वाली मैंने कंडीशन बताई थी एसीटीएच, ये ज़्यादा सिक्रेशन होगा, ये कंडीशन फिर क्रिएट हो जाएगी। इसमें होता है कुशिंग डिजीज़ के अंदर तो इस प्रकार से देखे जाते हैं। अगर सिंड्रोम देख रहे हैं तो ये क्या है, प्रोलॉन्ग लंबे समय से बाहर से लेने के कारण हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स की बात करेंगे। अब सारे के सारे सिम्टम्स वही हैं जो इसके अकॉर्डिंग वहाँ ऊपर वाले में हाइपर हो रहा था, यहाँ सॉरी हाइपर है, यहाँ हाइपर ग्लूकोनियोजेनिसिस होगा मतलब ग्लूकोज का निर्माण ज़्यादा होगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस होगा, इसमें जो ग्लाइकोजन ज़्यादा टूटेगा ग्लूकोज में। लिपिडोलाइसिस होगा, लिपिड टूटेगा। प्रोटीन लाइसिस, प्रोटीन होगा। हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम का वैल्यू बढ़ेगी। हाइपोवोलीमिया मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने में हाइपरटेंशन होगा। और मैंने बोला जहाँ सोडियम बढ़ रहा है वहाँ ये दोनों कम होंगे। इसके बाद ओस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियाँ छिद्रित होने लगेंगे, मून शेप हो जाएगा, हर्षिटूजम हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन फीमेल अभी बताया। फिर हम्प हो गया। ट्यूनल ओबिसिटी मतलब होता है सेंट्रल के अंदर फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगी। इसके बाद मसल्स वास्टिंग होगी, मसल्स में एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हाइपोपिगमेंटेशन, मैंने ऊपर बोला हाइपर पिगमेंटेशन एडिशन के अंदर यहाँ हाइपो होगा, यहाँ स्ट्राई बढ़ने लगेंगे एब्डोमेन के ऊपर, थाई के ऊपर। मसल्स वीकनेस होगी। एडिमा होगा मतलब वेट गेन होगा यहाँ, क्योंकि वाटर का रिटेंशन होगा, बॉडी के अंदर वाटर बढ़ेगा तो वेट अपने आप गेन होगा। पीएच बढ़ेगी, पीएच बढ़ने में मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा, यहाँ पीएच बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बाइकार्बोनेट साइन सारे के सारे यहाँ क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, तो बेसिक नेचर बढ़ रही है तो पीएच बढ़ेगी। इम्यूनोसप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ इम्यूनोसप्रेशन वही बात है, इम्यूनोसप्रेशन हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ भी इम्यूनोसप्रेशन होता है। ये चीज़ें हो गई, ये सेम चीज़ें मैंने डायग्राम में एक बार फिर से दिखाई है कि किस प्रकार से हेयर ग्रोथ, ये ब्रूसिंग सिंड्रोम हो गया, ये स्ट्राई बन रही है, वीकनेस आ रही है, ये इसके अंदर गया थिनर आर्म हो गई, आर्म थिनर हो रही है। फिर इसमें स्टेंट ऑफ ग्रोथ क्या है, चिल्ड्रेन हो गई, स्टंट मतलब ग्रोथ रुक जाती है। में लिबिडो वाली कंडीशन हो गई कि डिजायर सेक्स डिजायर दोनों के बीच खत्म हो गई। इसके बाद जो ब्लरी विजन हो गया, फेट बिटवीन शोल्डर जो मैंने हम बोला था अभी कि पीछे हम बन जाता है। इसके बाद डायबिटीज़ कंडीशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये रेड मून शेप सारा हो गया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों डिजीज़ एक दूसरे से, एक में बढ़ाना एक में घटाना, बस सीधी सी है। डायग्नोसिस की बात करूँ वही बात है, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, ACTH का क्या करेंगे, सॉरी ACTH होता है सप्रेशन टेस्ट करेंगे, कोर्टिसोल सप्रेशन टेस्ट करेंगे। अब सप्रेशन टेस्ट करने के बाद इनका सीरम के अंदर जो हमारे सीरम कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज़ करवाएंगे, फिर ACTH के लेवल को इंक्रीज़ करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आप बोल रहे हो कि ACTH का लेवल यहाँ हाइपो कंडीशन क्रिएट हो रही है, या हाइपर हो रही है, तो ACTH का लेवल यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज। सीरम अगर हम देखेंगे कि इंक्रीज है या नहीं, यहाँ हाइपर की कंडीशन क्रिएट हो रही है, इस चीज़ को कन्फ्यूजन हो तो हाँ। अब आप बोल रहे हैं इंक्रीज क्यों, इंक्रीज करवाने सीरम के अंदर देखेंगे अगर ACTH का लेवल ज़्यादा है या नहीं है, कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है या नहीं है, इसका हम ACTH सप्रेशन टेस्ट करवाएंगे, इसको सप्रेस करवाएंगे, इसको फिर वापस सप्रेस करवाएंगे। फिर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, डायबिटिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो ये भी साइन हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम का। फिर CT और MRI करेंगे, CT और MRI ये सारा का सारा डायग्नोसिस के अंदर आएगा। फिर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में कुशिंग सिंड्रोम का क्या ट्रीटमेंट है और इसमें डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है। हमने ऊपर वाले में ट्रीटमेंट पढ़ा था, स्टीरॉयड 2 ड्रग्स थी, साइड इफेक्ट्स देखे थे। यहाँ ट्रीटमेंट में हम दोनों अलग अलग तरीके के, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमें ट्रीटमेंट करना है। इसमें क्या कर रहा था, एक्सेसिव अमाउंट में बाहर से स्टीरॉयड ले रहा था, तो इसका ट्रीटमेंट सीधा सा कि एक्सेसिव अमाउंट में ट्रीटमेंट बाहर से ले रहा है उसको बंद कर दो बस। डिक्रीज एंड अवॉइड इनटेक ऑफ एक्सेसिव कोर्टिसोल, अगर एक साथ बंद नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। मतलब 1000 mg या 500 mg टेबलेट ले रहा है, एकदम से बंद नहीं करनी, धीरे धीरे बंद करनी। दिन की 2 ले रहा था, 1 ले फिर आधी, धीरे धीरे। अवॉइड सडन स्टॉप नहीं, अवॉइड करेंगे, एक साथ बंद नहीं करेंगे। रिड्यूस डोज ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डोज कम करेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडिशन क्राइसिस, अगर मैंने एक साथ बंद कर दिया तो जो किडनी थी हमारी डोज के ऊपर निर्भर थी, एकदम से बंद होने पर एडिशन क्राइसिस हो सकता है। ये चीज़ मैंने ऊपर पढ़ाई थी आपको।
इन कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी। अब कुशिंग सिंड्रोम है, ये तो नेचुरल चीज़ थी। अब नेचुरल चीज़ को तो हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं, तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। नेचुरली कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर डिसफंक्शन हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट लास्ट में था रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी, हाइपोफाइसेक्टमी करवाएंगे। रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये मतलब ये कि अगर मान लो कि प्राइमरी कोज है, सेकेंडरी कोज हो रहा है तो ये वाला हम बाहर निकाल देंगे। अगर प्राइमरी कोज हो रहा है तो इस ग्लैंड को बाहर निकालेंगे, एडिनोलेक्टोमी करवाएंगे। इसमें अगर हम बाईलेटरल दोनों भी हटा सकते हैं, किडनी रेक भी हटा सकते हैं। दोनों उठाएंगे तो क्या करेंगे, अब दोनों ही हट गई तो हमें बोथ साइड की किडनी हटा रहे हैं। अब वो बोथ साइड की हटा रहे हैं तो अब यहाँ स्टीरॉयड सीक्रेशन नहीं होगा, तो हमें हमेशा क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, कोर्टिसोल लाइफ लॉन्ग देंगे। और अगर मान लो एक किडनी उठाई है तो इसमें रिमूवल वन साइड या राइट या लेफ्ट किसी भी प्रकार की हटा सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 2 साल तक कोर्टिसोल देंगे, उसके बाद नेचुरली दूसरी किडनी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अगर यहाँ दोनों उठाइए तो दोनों उठाने पर तो कोर्टिसोल बाहर से देना पड़ेगा, इसी बात है। तो इसमें क्या होगा कि अगर दोनों उठा दी तो लाइफ लॉन्ग चलेगी कोर्टिसोल, अगर एक उठाई तो लगभग 1-2 साल तक चलेगी, उसके बाद नेचुरली धीरे धीरे डिपेंड हो जाएगी अदर किडनी पे। अब बात करता हूँ पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अगर मान लो मैंने एक किडनी ये हटा दी तो अब मैं क्या करूँगा, असिस्ट द क्लाइंट एडिशन क्राइसिस। अब एडिशन क्राइसिस कोशिश करूँगा ये ना हो जाए क्योंकि ये हार्मोन इम्बेलेंस हो गया, मैंने दोनों उठा दी। अगर मैंने ये हटा दी तो ये वाला कंडीशन क्रिएट होगी। अगर मेडिसिन अगर मैं भूल गया लेना या बंद कर दी अचानक से, यहाँ देखो मैंने बताया एडिशन क्राइसिस हो रहा है। अगर मान लो इनकुशिंग सिंड्रोम में मैंने बाहर से जो मेडिसिन ले रहा सडन बंद कर दी तो क्राइसिस हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। बीपी मॉनिटर करनी है क्योंकि यहाँ बीपी बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था। यूरिन आउटपुट देखना क्योंकि उसमें सोडियम कम था, तो यूरिन ओलिगोयूरिया या एनुरिया कंडीशन क्रिएट हो रही थी, इसको भी चेक करना है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी, या स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है। सॉरी, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी इसलिए देनी है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो अभी मैंने ऊपर बताया कि ये जो स्टेरॉयड के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसमें आगे नहीं रहा, इफ यूनिलेटरल हो गई तो 2 ईयर तक स्टेरॉयड थेरेपी देनी है। अगर बायलेटरल कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग कोर्टिसोल देना है। इसलिए बोला कि रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हैं तो ये स्टेरॉयड थेरेपी चलनी चाहिए, ये रिप्लेस हो रही है इस तक उस टाइम। उसके बाद बात करता हूँ असिस्ट द क्लाइंट सर्जिकल साइट फॉर हेमोरेज। जहाँ हमने सर्जरी की है तो वहाँ हेमोरेज का ध्यान रखना है। अवॉइड सडन चेंज ऑफ पोस्चर, एकदम से पोस्चर को चेंज नहीं करना है। और इंस्ट्रक्ट नॉट स्टॉप स्टेरॉयड, बिना मतलब डॉक्टर की परमिशन के जो स्टेरॉयड बंद नहीं करनी है। ये सारे के सारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। इसके बाद बात करता हूँ नर्सिंग केयर। वही बात है, ऊपर जितने की जितने हैं वो सेम लिख सकते हैं। इस ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, क्लाइंट का वेट देखेंगे, टेक इन क्या इन्फेक्शन प्रिकॉशन करवाएंगे और मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ये सारे के सारे इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो, आपको जितना अच्छा लगे इसके अकॉर्डिंग। ये सारा मैंने कुछ और एडिशन के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। कोर्टिसोल यहाँ हाई हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड लो हो रहा है एडिशन के अंदर। यहाँ हाइपोर या हाइपर की कंडीशन है। ये स्ट्रेस और स्टेरॉइड ट्रिक है इनकी, ये साइन एंड सिम्टम्स याद करने के लिए ट्रिक है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना, मैंने ऊपर डिटेल से बता दी है, ये वापस आ रही है इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब मैं तीसरी डिजीज़ की बात करता हूँ, कॉन्स सिंड्रोम। कॉन्स सिंड्रोम की बात करूँ तो इसमें दिया गया एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सॉरी एक कॉल आ गया था बीच में। तो कॉन्स सिंड्रोम की मैं बात कर रहा था, कॉन्स सिंड्रोम में आ गया एड्रिनल ग्लैंड की बात करता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड में कोर्टेक्स पार्ट के अंदर ये डिजीज देखी जाती है। इसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड्स का लेवल बढ़ जाता है। अब आप कहोगे ये क्या कंडीशन है, वहाँ एडिशन के अंदर हाइपो हो रहा था, कुशिंग के अंदर हाइपर हो रहा था, तीनों का हो रहा था, इसमें तीनों लेवल बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें कॉन्स डिजीज में स्पेसिफिक जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स जिसमें साल्ट आ रहे हैं, जिसमें एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल आ रहा था, उनका लेवल बढ़ेगा ओनली फॉर, जैसे कि मैंने अभी बताया। अभी मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ ताकि क्या इजी रहे, हर चीज़ रिलेट करके पढ़ोगे ना। अब मैंने बोला कि एडिशन के अंदर इन तीनों का लेवल डिक्रीज़ हो रहा था, मतलब इन सब का लेवल डिक्रीज़ हो रहा था। कुशिंग के अंदर इन सब का लेवल बढ़ रहा था। अब लेकिन जो कौन सा ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर ओनली फॉर इम्यूनोकोर्टिकोइड वाला लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। इन दो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ यहाँ पढ़ेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये रहा, तो इसमें कोर्टेक्स पार्ट के अंदर हो रहा है, एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है, मिनरलोकोर्टिकोइड, तो साल्ट के लेवल में डिफेक्ट आएगा। इसमें जो ग्लोमेरुलोसा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, इसमें इसी के अंदर आ रहा है। ये शुगर और सेक्स के ऊपर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारा ये डिजीज़ के अंदर साइन सिम्टम्स को सब चलेंगे। सिम्टम्स हो गए, एड्रिनल एडिमा हो सकती है,
एडिनल एडिमा इसलिए हो सकती है क्योंकि सॉल्ट इसके अंदर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो एडिनल एडिमा होगी। सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, पोटेशियम एक्सक्रीशन हो रहा है, ये चीज़ें सारी की सारी वही है साल्ट के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन हो गया, इट इज़ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स होगी। इन दिस डिजीज हाइपर सिक्रेशन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, इसमें साल्ट हार्मोन होगा, एल्डोस्टेरोन इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, सॉरी इसमें जोना मैंने नहीं लिखा, ग्लोमेरुलोसा शॉर्ट लिखा है, ठीक है, GFR लिखी थी ना, ओनली फॉर जी मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल आता है, इनकी बात होगी। अब बात करता हूँ कोज के अंदर ओनली प्राइमरी कोज होगा। प्राइमरी कोज मतलब होता है केवल एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोज होंगे, इसमें सेकेंडरी मतलब पिट्यूटरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो एड्रिनल एडिमा हो सकता है और एड्रिनल मास हो सकता है, मतलब ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर हो सकती है। तीसरी बात करता हूँ सिम्टम्स की बात करता हूँ। सिम्टम्स हो गए इसमें हाइपरनेट्रीमिया हो गया, हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया, वीकनेस, कार्डियक डिसरिथमिया, एरिथमियाज, लिथार्जी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, एडिमा और वेट गेन, सारे वो के वही हैं, आप रिलेट करके पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर सारी वही चीज़ें जो ऊपर कुछ के अंदर आई थी सेम वही है, वही देख लो आप। सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा था, सीरम इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम वहाँ बोल रहा था, MRI CT स्कैन, हिस्ट्री टेकिंग, सारी वो की वो चीज़ें। अब ट्रीटमेंट की बात करता हूँ मैं। ट्रीटमेंट में दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। यहाँ मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब मैंने बोला डायरेटिक्स होती है, डायरेटिक्स का काम होता है बॉडी से क्या करना, फ्लूइड या वो जो फ्लूइड को क्या करना, बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना, डायरेटिक्स का काम होता है। एक हमने पढ़ा है एंटी डायरेटिक्स, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, उसमें हम एंटी डायरेटिक्स देते हैं। एंटी डायरेटिक्स का काम होता है वाटर को रिटेंशन करवाना। अब लेकिन यहाँ लिखा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ऐसी डायरेटिक्स देनी है जिसमें पोटेशियम तो बॉडी के अंदर रहे और पार्ट बाहर निकल जाए, ऐसी ड्रग्स यहाँ देनी है। ऐसी ड्रग्स इसलिए देनी है, देखो यहाँ हाइपो वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी, हर चीज़ रिलीवेंट है एकदम से। हाइपोकेलेमिया, इस हाइपोकेलेमिया हो रहा है और हम अगर डायरेटिक्स देंगे तो और बाहर निकल गया तो सीवियर हाइपोकेलेमिया हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डायरेटिक्स तो देनी है, लेकिन हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देंगे। ऐसी डायरेटिक्स देंगे जिसके अंदर क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल तो क्या होगा, मेंटेन रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ओनली फॉर अदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे सोडियम बढ़ रहा था, सोडियम बाहर हो जाएगा, सोडियम और वाटर, और ये अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल दिया गया है स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, इसमें साइड इफेक्ट्स हो गई हाइपरकेलेमिया। अब हाइपरकेलेमिया इसलिए बोल सकते हैं, मैंने इसको पोटेशियम को रोका एक टाइम क्या किया मैंने, जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पर वाटर था, इसके अंदर टैंक था, इसके अंदर मैंने मान लिया कि 1 लीटर पानी था, या मतलब 1000, सॉरी 1 लीटर मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लेवल पर 1 लीटर इसमें पानी था, फिर इसके अंदर 500 क्या थी लीटर, या मतलब मिलीलीटर हो गया, 500 मिलीलीटर क्या होगा इसके, मतलब हाफ लीटर इसमें क्या था, पोटेशियम था। अब मैंने पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दी और ज़्यादा दे दी, तो पोटेशियम के अंदर, पोटेशियम तो इसके अंदर मेंटेन रहेगा लेकिन वाटर बाहर निकल जाएगा। पहले 1 लीटर था, वाटर सीधा हो गया मतलब 2.5 लीटर, सॉरी 0.25 लीटर हो गया, मतलब 250 ग्राम के समथिंग रहा है। तो अब यहाँ पोटेशियम 500 ग्राम हो रहा है ना, ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट है कि ज़्यादा अमाउंट में दे देंगे तो पोटेशियम बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, वाटर तो बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम ही बचेगा क्यों। अब पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपर। ये होता है, ये वाला हो गया गेंगनियोकोमेस्टिया, मतलब इसके गाइनिकोमेस्टिया बोल सकते हैं, सॉरी इसको थोड़ा इसमें आपको दिखाई तो दे रहा नहीं, ठीक है। गाइनिकोमेस्टिया होता है, इसमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा। ये कंडीशन दोनों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इस चीज़ का पता हमें ओनली फॉर मेल में दिखाई पड़ता है, क्योंकि गाइनिकोमेस्टिया के अंदर होता है ब्रेस्ट की साइज़ इनलार्जमेंट हो रहा है। तो वुमेन में क्या होता है कि फीमेल में तो कॉमन सेंस है कि उनमें तो नेचुरली इनलार्जमेंट होता है, लेकिन मेल के अंदर अगर इनलार्जमेंट हो रहा था, इसका अंदर तुरंत पता चल जाता है। अगर मेल में जो ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ रही है, अगर इन बढ़ने का कारण ये क्या है कि इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, तो इसमें कौन के कारण होता है, ये इस ड्रग के ज़्यादा देने के कारण होता है, साइड इफ़ेक्ट के कारण होता है। गाइनिकोमेस्टिया वाली कंडीशन से पता चल जाता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट शो होने लगा है, ठीक है। इसके बाद हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हो गया एडिनोक्टोमी, इसको मतलब हटा ही देंगे यहाँ से, तो रिमूव ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो आइदर बायलेटरल और यूनिलेटरल दोनों हटाएंगे। बायलेटरल और यूनिलेटरल के अंदर मैंने ऊपर बता दिया कोर्टिसोल देंगे, अगर कोई उठा रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग, और यूनिलेटरल के अंदर 2 ईयर तक क्या देंगे हम इसके अंदर, ओनली फॉर कोर्टिसोल 2 ईयर तक देंगे।
अब नर्सिंग मैनेज केयर वही सेम की सेम नर्सिंग केयर है। वाइटल साइन असिस्ट करेंगे, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट असिस्ट द क्लाइंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के लिए इसको असिस्ट करेंगे, इम्यूनोसप्रेशन ना हो जाए, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे क्योंकि पहले से सोडियम की लेवल ज़्यादा था तो फ्लूइड हम वो उसको क्या नहीं आने देंगे, बॉडी में नहीं रहने देंगे, मतलब रिस्ट्रिक्शन करेंगे, बाहर से पानी नहीं पीना ज़्यादा। रिस्क ऑफ हाइपर कैलेमिया हाई सप्लीमेंट देंगे, रिस्क हो सकता है हाइपर कैलेमिया तो इसके लिए हम सप्लीमेंट्स देंगे। असिस्ट द क्लाइंट यूरिन आउटपुट, तो इसका यूरिन आउटपुट चेक करेंगे क्योंकि सोडियम रिटेंशन हो रहा था तो वाटर रिटेंशन होगा तो आउटपुट कम होगा तो वो चेक करते रहना। मॉनिटर वेट मॉनिटर करना है क्योंकि इसके अंदर वेट बढ़ेगा। अब एराकोन सिंड्रोम की कुछ जैसे मैंने डायग्राम के द्वारा बताया, एड्रिनल ग्लैंड थी, इसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है तो इसमें हाई बीपी, लो पोटेशियम, पोलीयूरिया और ये फटीग हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ क्या होगी मैंने यहाँ आपको समझा दी। आई थिंक यहाँ तक आपको तीनों डिजीज अच्छे से समझ में आएगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा, उस डिजीज़ को मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा, अलग से वो डिटेल से उसके अंदर वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ पढ़ोगे समझ में नहीं आई तभी ये चीज़ बताना, वरना तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। हम आगे बात करता हूँ जो लास्ट हमारी डिजीज़ है फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें मेडुला की डिजीज़ है और इस वर्ड के अंदर इस डिजीज़ का मतलब मीनिंग का पता चलता है कि क्या कहना चाहता है। फियो का मतलब होता है डार्क, क्रोमा का मतलब होता है कलर, साइटो मतलब सेल, टोमा मतलब ट्यूमर, मतलब डार्क कलर की इसके अंदर सेल में मतलब ट्यूमर बन जाएगी। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड थी ये मेडुला पार्ट था, मेडुला पार्ट को मैंने यहाँ जूम किया तो ये अंदर का जो पार्ट है ना, यहाँ यहाँ देखो ये यहाँ ट्यूमर बनने लगे, डार्क कलर की सेल का गुच्छा बनने लग जाता है, ग्रुप्स बनने लग जाता है। ये इसी को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ क्रिएट होने लगी तो यहाँ पर भी दिखाई दिया कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि MRI रख उसके अंदर CT के अंदर ये दिखाई देगी, विजिबल होगी ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हम डेफिनेशन यहाँ दिखाई दी गई है कि इट इज़ द डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर डिजीज दियर द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द कैटाकोलामिन्स, मतलब कैटाकोलामिन से था एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा तब ये कंडीशन क्रिएट होगी, मतलब सेल डार्क होने लगेंगी, उनका कलर डार्क हो जाएगा, ट्यूमर बनने लगेगी। आल्सो एक्सेसिव सिक्रेशन दोनों हो गए, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। कोज क्या हो सकता है, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अभी कोज सीधा सा कोज सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ ट्यूमर बन रही है, यही इसका कोज है। सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, सिम्टम्स आते हैं ट्राइड सिम्टम आएंगे। एक ट्राइड सिम्टम होता है जिसमें पाल्पिटेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया। एक ये क्लासिकल सिम्टम्स है, ये चीज़ याद रखना, PHE या PHD ये याद रखना आपको, इससे हमेशा याद रखना। P का मतलब पाल्पिटेशन, H का मतलब हाइपरटेंशन, और या ये भी याद रख सकते हो, D भी रख सकते हो। अगर ये याद रखना तो एक्सेसिव स्वेटिंग लिखना, D लिखना तो डिफोरेसिस लिखना, इसका मीनिंग यही है, डाइफोरेसिस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिम्टम के अंदर ट्राइड सिम्टम देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन और हाइपरटेंशन, ये सारे के सारे इसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर देखने को मिलता है। अब पोस्टरल हाइपोटेंशन, अब देखना, अब मैंने यहाँ लिखा है हाइपोटेंशन, यहाँ लिखा है हाइपरटेंशन। मेनली तो क्या होता है कि इस डिजीज के अंदर जो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड वॉल्यूम या BP इंक्रीज ही रहती है, लेकिन जैसे हम पोस्टल मतलब पोस्ट पोजीशन के आधार पर हाइपोटेंशन होता है, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे को एक ब्लरी विजन, एक चक्कर सा आता है, उस टाइम सडन BP लो होती है कुछ सेकंड्स के लिए, उसको बोलते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन है, मतलब और तो स्टैटिक बोलते हैं। आपने ये महसूस भी किया होगा कि कई बार हम सो रहे हैं और अचानक से उठे में चक्कर आता है, वो इसी के कारण आता था। पहले तो BP इंक्रीज थी और जैसे हम खड़े हुए पोजीशन के कारण तो उसमें सडन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये कंडीशन होती है ओस्टोस्टैटिक की वाली। NGS हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तीसरी हो गई हाइपरथर्मिया, हो गया टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सेसिव हीट लॉस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव हीट लॉस होगी। इंसोम्निया मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि स्लीप इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, हाइपरटेंशन होगा तो वहाँ स्लीप नींद अच्छे से नहीं आएगी, और साइको नर्वसिस हो गया। ये सारे के सारे इसके क्या है, सिम्टम्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या होगा, वो सेम डायग्नोसिस सब में सेम है, बस 2-4 पॉइंट आपको चेंज करने अकॉर्डिंग टू इसमें कंडीशन सिम्टम्स के आधार पर हिस्ट्री टेकिंग करना, ये तो एक सेम ये होता है। ये एक इसमें याद रखना, विनाइल मिंडेलिक एसिड होता है, मिनाइल मिंडेलिक एक टेस्ट होता है, ये करेंगे। एक केटाकोलामिन से होता है, इसका लेवल चेक करेंगे। चॉइस आवर यूरिन कलेक्शन देखेंगे, फर्स्ट अवॉइड करेंगे। चॉइस आवर यूरिन मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने जस्ट अभी से 10 बजे से मैंने AM से यूरिन का चेक करना है कि 10 बजे से लेके मुझे
घंटे तक अप टू ये यूरिन का क्या करना है, चेक करना है। तो 10 बजे से पहले अगर हमें जैसे मतलब 10 बजे से स्टार्ट किया तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, जितना भी यूरिन स्टोर है उसको पास आउट करना, 10 बजे एकदम यूरिनरी ब्लैडर खाली करना। उसके बाद 24 घंटे तक एग्जामिनेशन करेंगे कैटाकोलामिन्स के अंदर। तो फर्स्ट अवॉइड करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, इसलिए लिखा है। तो 24 हावर यूरिन कलेक्शन होगा यहाँ। फिर CT MRI ये कर दी। मैंने 2 पॉइंट इसमें इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग ले लिए और सारे के सारे वही हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, सारे के सारे यूरिन आउटपुट देख सकते हैं। मैनेजमेंट भी इसके अंदर आएगा। तो मैनेजमेंट में अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर बात करूँ तो सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड हो गई, बीटा ब्लॉकर हो गए, इसमें जिसमें लोल लगता है ना वो होती है प्रोपेरनोल। और ये हो गया मैनेजमेंट में होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे इसको, ठीक है। फिर होता है रिमूवल, दूसरा होगा रिमूवल बाय ड्रग कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको किडनी को। तो इसको बायलेटरल, ओनली फॉर बायलेटरल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों होती हैं क्योंकि दोनों के अंदर कंडीशन ट्यूमर वाली एक साथ क्रिएट होती हैं, क्योंकि एपिनेफ्रिन का लेवल दोनों तरफ एक साथ बढ़ता है, इसलिए बायलेटरल उठाएंगे, यूनिलेटरल का कोई ऑप्शन नहीं है इधर। तो रिमूवल एड्रेनल ग्लैंड हो गया। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो नर्सिंग मैनेजमेंट की मैं यहाँ बात करूँ तो वही सेम नर्सिंग केयर हो गई। असिस्ट द क्लाइंट हाइपरटेंसिव, इसका असिस्ट द क्लाइंट फॉर हाइपरटेंशन, रिस्क हाइपरटेंशन हो रहा है उसके क्या करवाना है। 3 ट्रायल पड़े थे सिम्टम्स वाले, पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसमें क्या था, स्कोप CV है जो होता है सेरिब्रोवेस्कुलर अटैक हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है हाइपरटेंशन के कारण, इस कोशिश करना है, अवॉइड करना है। कॉफ़ी को नहीं पीना है क्योंकि इससे BP बढ़ती है। कोला हो गया, टी हो गई, ये सब्सटेंस होता है, इनको स्टिमुलेट करती है हमारी हार्ट रेट को। फिर करेंगे एडवाइस द क्लाइंट टू अवॉइड सडन चेंज इन द पोस्चर, सडन चेंज नहीं करेंगे पोस्चर को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ड्यू टू ये हमने पढ़ा था ऑर्थोस्टैटिक वाली कंडीशन। तो आई थिंक इसमें आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक साथ बता देता हूँ कि एडिशन डिजीज़ में क्या था, हाइपो वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी, तीनों हार्मोन हाइपो जा रहे थे। कुशिंग के अंदर वह हाइपर वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी। और कॉन्स के अंदर क्या हुआ कि ओनली फॉर मिनरलोकोर्टिकोइड होगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा था। और जो लास्ट वाली थी फियोक्रोमेटोमा, इसके अंदर क्या हुआ था, ओनली जो पिगमेंट जो डार्क कलर की क्या बन रही थी, ट्यूमर बन रही थी मेडुला पार्ट के अंदर, ड्यू टू किसके कारण, एपिनेफ्रिन जो कैटाकोलामिन्स के कारण। इसके अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम साइंस आते हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेनली तो ट्राइड वाला मैंने पढ़ा था, पाल्पिटेशन ये वाला ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ, और इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मेन आपको पता होना चाहिए इस डिजीज़ के अंदर हो क्या रहा है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप कोज, साइन, सिम्टम, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये ट्रीटमेंट सब लिख सकते हो। मेन बात यही है कि आपको इन चारों कोज का पता होना चाहिए किस कारण हो रही है डिजीज़। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ेंगे। आज हमने 1 शॉट क्लियर किया है। इसके अंदर हमने पूरा का पूरा जो हमने एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर कवर किए हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट करना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और मेरे लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ाने में क्या कमी है वो भी आप एक बार मेंशन करना कि इस चीज़ के अंदर आपकी कमी है, ये चीज़ आप प्रॉपर्ली नहीं बता पा रहे हो। तो आई थिंक आप यहाँ कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा मेरा फीडबैक क्या है। तो यहाँ आप कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे कल।